हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और लगातार आप मेरे वीडियो देख भी रहे होंगे और ये वीडियो आपको पसंद में आ भी रहा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। देखिए मित्र, हमारी जो टॉपिक पे चर्चा हो रही थी वो संविधान के विकास को लेकर चल रही थी। ठीक है, संविधान के विकास से संबंधित जितने भी आपको तथ्य बताए गए हैं वो आपके एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाएंगे। लेकिन मित्र ध्यान रखिएगा, संविधान के विकास में कुछ टेक्निकल चीज़ें आती हैं जिसको समझना बहुत ही आवश्यक है। तो आज संविधान के विकास का रिवाइजेस और प्लस तकनीकी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, संविधान के विकास के फास्ट रिवीजन और उसकी एक तकनीकी समझ पर आज चर्चा होगी, उस बिंदुओं पर आप फोकस करिएगा। ठीक है, बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं अगर वो पिछला वीडियो संविधान का विकास नहीं देखे हैं तो अवश्य देख लेंगे, तभी ये वीडियो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो आते हैं हम संविधान के विकास के तकनीकी व रिवीजन क्लास पर चर्चा करते हैं। बहुत ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। मेरी पूरी कोशिश है कि संविधान के विकास पर आपकी समझ को क्या कर दिया जाए, विकसित बना दिया जाए। और इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये पता चल जाएगा कि संविधान सभाओं के द्वारा जो संविधान का निर्माण किया गया है वो एक्चुअली संविधान के विकास में जो चीज़ें लाई गई थी समय समय पर, वो सोच संविधान सभाओं में वह सोच ब्रिटिश संसद के द्वारा संविधान के विकास के रूप में प्रस्तुत की गई है। ठीक है, जहाँ से संविधान सभाओं ने प्रेरणा लिया है। तो आइए उस चीज़ को हम इन बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देख लीजिए, तो हम संविधान के विकास पर आज जो चर्चा करने वाले हैं, संविधान के विकास पर जो चर्चा होगी, एक थोड़ी सी तकनीकी समझ हम आपको बताएंगे। तकनीकी समझ पर चर्चा होगी और अगला जो चर्चा होगा वह रिवीजन होगा। रिवीजन किसका? संविधान के विकास का। ठीक है, संविधान के विकास का क्या होगा? रिवीजन होगा। क्लियर? तो तकनीकी समझ क्या है? तो देखिए मित्र, एक चीज़ थोड़ा सा आप सुनने का प्रयास करिएगा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो पहले उनका उद्देश्य क्या था? व्यापार करना उनका उद्देश्य था। लेकिन वो व्यापार करते करते यहाँ की राजवाड़ों की स्थिति को देखते हुए उनके अंदर एक लालच आया और ये लालच इनको भारत में एक कह सकते हैं कि साम्राज्य विस्तार करने के लिए मजबूर कर दिया। और भारत में उस तरीके की क्या थी? पृष्ठभूमि भी तैयार थी। जी हाँ, पृष्ठभूमि भी तैयार थी जिससे कि भारत को आसानी से गुलाम बनाया जा सके। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने रणनीति के माध्यम से सूझबूझ के साथ भारत को गुलाम भी बना लिया। तो लगातार ईस्ट इंडिया कंपनी लाभ कमाती गई, लेकिन इस लाभ का मुनाफा ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा नहीं होता था। जी हाँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा लाभ का मुनाफा नहीं होता था। ऐसे स्थिति में ब्रिटिश संसद के द्वारा या ब्रिटिश सरकार के द्वारा कंपनी पर नियंत्रण किया जाना बहुत ज़रूरी हो गया था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। और इसी को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश संसद ने नियंत्रण स्थापित करने के लिए कई कदम उठाए समय समय पर। तो जो तकनीकी सद्य है, जो समय पर जो प्रशासनिक जो कदम उठाए गए या राजनीतिक संबंध जो उठाए गए या जो विधायी संबंध कदम उठाए गए उसी कदम पर हम चर्चा करेंगे। जैसे जब कंपनी लगातार फ़ायदा कमा रही थी तो उन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर जब ब्रिटिश संसद के द्वारा कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किए जाने की आवश्यकता पड़ी, तो पहली चीज़ हम देखते हैं कि 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के माध्यम से संसदीय प्रणाली को जन्म दिया गया। संसदीय प्रणाली, ठीक है, ये संसदीय प्रणाली की व्यवस्था अगर देखेंगे तो रेगुलेटरी एक्ट में आपको 1773 के रेगुलेटरी एक्ट में देखने को मिलता है। यहाँ पे महत्वपूर्ण कार्य ये हुआ कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, जी हाँ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का यहाँ पर गठन किया गया। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के बारे में मैंने आपको बताया था
कि ये एक निदेशक बोर्ड था जिसका ये कार्य था कि कंपनी के राजस्व व राजनीतिक मामलों में क्या करना, हस्तक्षेप करना है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब अब कंपनी जो राजस्व और राजनीतिक जैसे कार्यों को करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हुआ करती थी, अब बिना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समर्थन के माध्यम से वह ये कार्य नहीं कर सकती थी। अगर वो कुछ गलत कार्य करती थी तो ये क्या करती थी, ये सूचना किसको देती थी? संसद को देती थी। एक तरीके से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कार्य ही था कि कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया जाना। जी हाँ, ईस्ट इंडिया की कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किए जाने का इसका कार्य था, नियंत्रण स्थापित किए जाने का कार्य था। क्यों? क्योंकि इसकी सूचना हमेशा कौन देता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। लेकिन कंपनी का मतलब यहाँ पर जो इस समय भारत के जो गवर्नर होते थे, जो गवर्नर जनरल होते थे, उनके गवर्नर जनरल के संदर्भ में बात की जाती थी। जी हाँ, इनके संदर्भ में पूरी सूचना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ब्रिटिश संसद को दिया करती थी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होना चाहिए। तो अगर ये देखेंगे तो इसका मतलब कहीं न कहीं जो ये गवर्नर जनरल होता था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के प्रति क्या होता था? रिस्पॉन्सिबिलिटी होता था। यानी कि एक तरीके से भ्रष्टाचार को रोके जाने की बात यहाँ पर कही जा रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर संसदीय प्रणाली की व्यवस्था के आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? लक्षण दिखाई ही दे रहे हैं। ठीक है, अगला एक चीज़ यहाँ पर और काम किया गया, रेगुलेटरी एक्ट में जो ये गवर्नर जनरल था, इसमें 4 सदस्यीय, जी हाँ 4 सदस्यीय एक परिषद तैयार किया गया। और इस परिषद भी जो होती थी, ये गवर्नर जनरल को कार्य करने के लिए सलाह देने का कार्य करते थे। लेकिन सलाह मानने के लिए गवर्नर जनरल बाध्य हो ऐसा ज़रूरी नहीं था, लेकिन हाँ सलाह देने के लिए ये कार्य किया करती थी। तो इसका मतलब एक तरीके से कहीं ना कहीं ये सलाह देने के लिए संस्था बन गई, काउंसिल जो हो गई, और दूसरी तरीके से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वह इस पर कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करना चालू कर दी। ठीक है, तो आपको ये लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं भारतीय साम्राज्य में या भारतीय उपनिवेश में संसद का नियंत्रण स्थापित होना चालू हो गया था, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब इस चीज़ को समझते चले जाइए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जी हाँ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में तो आपने तो सुना होगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था, ये कंपनी पर जो सैन्य मामले होते थे, गवर्नर जनरल यानी कंपनी के संबंधित जो सैन्य मामले होते थे उस पर निगरानी करना किसका कार्य हो गया? उस पर निगरानी करने का कार्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल का हो गया। किसका हो गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कौन, यहाँ पे हम मान लेते हैं संसद, और यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और यहाँ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इसका कार्य क्या हुआ? इसका कार्य हुआ राजस्व नियंत्रण, और इसका कार्य क्या हुआ कि राजनीतिक या सैन्य पर नियंत्रण किया जाना, राजस्व या सैन्य पर नियंत्रण किया जाना। तो ये क्या हो गया? तो ये दोनों विशेषताएं 1784 के पिट्स एक्ट में ये चीज़ें लाई गई। तो यहाँ पर पहली बार ब्रिटिश संसद में आपको द्वैध शासन की व्यवस्था के लक्षण दिखाई दे रही है। द्वैध शासन, जी हाँ, द्वैध शासन के लक्षण यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये राजस्व के मामले में, ये सैन्य के मामले में। इसका मतलब कि कहीं न कहीं क्या हो रहा है? शक्तियों का पृथक्करण कर दिया गया है यहाँ पर। और ये दोनों का कार्य क्या था? ये दोनों का कार्य था कि कंपनी पर क्या किया जाना? नियंत्रण किया जाना। कंपनी पर नियंत्रण करने का मतलब कि एक तरीके से इस समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उस पर नियंत्रण किया जाना। जबकि ये सारी चीज़ें 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के पहले या पिट्स एक्ट के पहले नहीं थी। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं जो कंपनी थी या गवर्नर जनरल थे, उनके शक्तियों पर कहीं ना कहीं एक तरीके से क्या किया जा रहा था? हस्तक्षेप किया जा रहा था। वो अपने कार्यों को करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं हुआ करते थे। क्लियर? ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखना होगा। जो टेक्निकल चीज़ है वही मैं बता रहा हूँ, बाकी इसके पहले मैंने संविधान के विकास में सारी चीज़ें बताई हुई है।
मतलब कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ब्रिटिश संसद और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और इसके साथ जो आने वाले अन्य और पद हैं उनके बीच में क्या संबंध था, इसको अभी और मैं क्लियर करूँगा। तो ये इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर। 1784 में ये चीज़ें आपने यहाँ पर देखा। इसके बाद देखेंगे एक जो अगला अधिनियम बहुत इम्पोर्टेंट आता है, वो अधिनियम जो है वह अधिनियम कौन सा है? वह अधिनियम एक है 1833 का अधिनियम। 1833 के अधिनियम में एक विधि आयोग आता है और एक विधिक सलाहकार के रूप में आपने नाम सुना होगा, विधिक सलाहकार के रूप में, जिसे हम एक तरीके से महान्यायवादी कह सकते हैं, ये लॉर्ड मैकाले आते हैं। और ये लॉर्ड जो मैकाले थे, लॉर्ड मैकाले, ये जो लॉर्ड मैकाले थे वह जो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि जो गवर्नर जनरल का पद होता था, तो इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कमेंट करके बताइएगा। तो उनके जो गवर्नर जनरल जो भारत के जी.जे. थे, उनमें ये क्या हो गए? उनमें ये एक सदस्य के रूप में हो गए। जी हाँ, सदस्य के रूप में हो गए थे। ये काउंसिल में यानी कि गवर्नर जनरल के काउंसिल में भाग लेने के लिए तो हकदार थे, लेकिन लॉर्ड मैकाले को मतदान करने का अधिकार नहीं मिला हुआ था। ठीक है, मतदान करने का अधिकार नहीं मिला हुआ था। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जो भारत का गवर्नर जनरल था और जो उसके साथ परिषद हुआ करती थी, वो निर्णय लेने के लिए बहुमत का होना जरूरी था, लेकिन इस बहुमत में मतदान करने का अधिकार लॉर्ड मैकाले को नहीं दिया गया था। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल, फिर आगे चलकर बहुमत के आधार पर भारत गवर्नर जनरल का क्या किया जाना, निर्णय लिया जाना। क्लियर। तो ये क्या हो रहा है? नियंत्रण धीरे धीरे यहाँ पर स्थापित होता चला जा रहा है। क्लियर। इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब आगे देखते हैं। देखिए, इसके बाद अगर आप आगे देखेंगे, थोड़ा सा हम अब इसको मिटा रहे हैं तो इस चीज़ को आप देखिएगा। देखिए अगला यहाँ पर क्या आता है, इसको नोट कर लीजिए। आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं आगे। आगे अगर आप देखेंगे तो आप जानते हैं 1858 का एक अधिनियम आता है। अब ज़रा इस चीज़ को समझते हैं। 1858 का अधिनियम बहुत इम्पोर्टेंट है। 1858 के अधिनियम में क्या टेक्निकल चीज़ लाएगी, तो आपको 1858 के अधिनियम में क्या ध्यान देना है? 1858 के अधिनियम में आपको क्या ध्यान देना है? पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि इसके पहले, इस अधिनियम के पहले जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर्स के जो पद थे, इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को पद को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इसको भी क्या कर दिया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी हटा दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी क्या कर दिया गया? 1858 के अधिनियम के तहत इन दोनों को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। इन दोनों को समाप्त कर दिया गया। अब इसके स्थान पे कौन सा पद आता है? तो इसके स्थान पे ध्यान रखिएगा। अब इसके स्थान पर आप देखेंगे, इसके स्थान पर भारत सचिव, जी हाँ, भारत सचिव का पद आता है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, भारत सचिव का पद आता है और इसके साथ एक परिषद यानी भारतीय परिषद भी आता है। भारतीय परिषद, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत का सचिव का पद और भारतीय परिषद ये आता है। अब ये क्या है? अब ये इनका कार्य क्या था? अब इस चीज़ को यहाँ पे देखते हैं। अब इनका जो कार्य था भारत सचिव का, इनका कार्य क्या था? देखिए, जो भारत सचिव था ये यहाँ पे ऐसे समझिए, संसद और यहाँ पे जो थे संसद बड़ी होती थी एक तरीके से किससे? सचिव से। सचिव का पद, और सचिव से जो छोटा पद होता था वह सचिव परिषद होता था। सचिव परिषद ये होते थे। क्लियर। अब इसके बाद आप पहले से सुनते आ रहे हैं, भारत में शासन किसके द्वारा किया जा रहा था? तो भारत में शासन जो किया जा रहा था वो किसके द्वारा किया जा रहा था? वो
GJ के द्वारा, यानी कि गवर्नर जनरल के द्वारा किया जा रहा था। अब आपको मैं बता दूं, इसकी भी एक अपनी क्या थी, केंद्रीय परिषद थी। केंद्रीय परिषद इस समय यहाँ पे थी। अब ये केंद्रीय परिषद के आधार पर ये सलाह मानते थे, तो कहीं न कहीं बहुमत आधार पर ये सलाह मानते थे, ये ध्यान रखना। लेकिन अब इस पर नियंत्रण किसका आ गया, इनका आ गया। और इन पर नियंत्रण किसका है, इनका है। और इन पर नियंत्रण किसका है, इनका है। कहने का मतलब कि जो सचिव होगा उस संसद के प्रति रिस्पांसिबिलिटी होगा, जो सचिव परिषद होगा वो सचिव के प्रति, और जो GJ होगा ये इनके प्रति, और ये केंद्रीय परिषद GJ के प्रति क्या होगा, रिस्पांसिबिलिटी होगा। केंद्रीय परिषद, अब ये आप समझ रहे होंगे कि ये चीज़ है। अब पहले क्या था, पहले ये GJ जो गवर्नर जनरल होता था, ये अपने कार्यों को करने के लिए पूरी तरीके से क्या होता था, स्वतंत्र होता था। इस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होता था, किसी प्रकार का दबाव नहीं होता था। लेकिन 1857 की क्रांति में सीधे क्या हो गया कि जो GJ का पद था, अब ये GJ का पद किस में हो गया था, अब ये GJ का पद वायसराय में हो गया था। GJ का पद किस में हो गया था, वायसराय में हो गया था। क्योंकि 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी। ऐसी समस्या से समस्या का समाधान पाने के लिए सबसे ज़रूरी ये था कि मुझे गवर्नर यानी कि गवर्नर जनरल पर क्या किया जाना, नियंत्रण स्थापित किया जाना। जी हाँ, नियंत्रण स्थापित किया जाना। यहाँ तो नियंत्रण स्थापित किए जा रहे थे, लेकिन उतने ज़्यादा प्रभावी नहीं थे, उतने ज़्यादा प्रभावी नहीं थे। यहाँ पर लाकर नियंत्रण को स्थापित और अधिक से मजबूत कर दिया गया। और आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको ये बताया था कि 1858 के अधिनियम में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार और प्रशासनिक अधिकार दोनों को छीन लिया जाता है। आपको नहीं लगता है कि दोनों को छीन लिया जाता है? अब यहाँ पर क्या है, वायसराय एक नाम मात्र का पद यहाँ पर बनकर रह गया। किसके संदर्भ में, ब्रिटिश संसद के संदर्भ में, जहाँ इसको पूरी स्वतंत्रता थी शोषण करने की। अब वहाँ पर ये ब्रिटिश संसद के लिए क्या हो गया, एक नाम मात्र का हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, इस पर यानी कि नियंत्रण स्थापित किया जाने लगा। अब देखिए, जो सचिव होता था, ऐसा कहा जाता जो ये सचिव परिषद थे, इसमें टोटल 15 सदस्य थे। और इस 15 सदस्य में उस समय 3 सदस्य जो होते थे, 3 सदस्य जो थे वो भारतीय थे। 3 सदस्य उस समय भारतीय थे। भारतीयों को इसलिए शामिल किया जाना था क्योंकि 1857 की क्रांति तो घटना तो घटी थी, इसलिए भारत को तुष्टीकरण करना क्या हो गया था, आवश्यक हो गया था। इसलिए 15 सदस्यों में 3 सदस्यों को भी इनको शामिल किया गया था, लेकिन इनका बहुमत किसी भी तरीके का नहीं होता था। क्लियर? अब देखिए, सचिव जो होता था, कहा जाता है कि जो ये परिषद थी, कुछ मामले ऐसे होते थे जैसे राजस्व, आर्थिक मामले या राजस्व मामले। राजस्व मामले में यदि परिषद कोई सलाह देता था तो सचिव मानने के लिए बाध्य होता था, लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले थे जिसमें सचिव मानने के लिए बाध्य नहीं होता था। ऐसे बहुत सारे मामले थे जिसमें सचिव परिषद के द्वारा सलाह मानने के लिए क्या होता था, बाध्य नहीं होता था। और दूसरी चीज़, अगर कोई कानून के लिए अगर ये परिषद सलाह दिया, तो सलाह अगर इसने दिया तो सचिव मानने के लिए तो कुछ तो बात होगा, कुछ बात नहीं हुआ। लेकिन अंतिम रूप से मोहर किसकी लगती थी? अंतिम रूप से मोहर संसद की लगती थी। जी हाँ, अंतिम रूप से मोहर किसकी लगती थी? संसद की लगती थी। बिना संसद में विधेयक पास किए कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता था कि जो भारत में लागू हो सके। और 1793 में ही पहले क्या आ गया था कि 1793 के एक्ट में मैंने आपको बताया था कि पहली बार भारत में लिखित रूप से शासन चलाने का जो अधिनियम लाया गया वो 1793 के अधिनियम में लाया गया। अब हर भारत में जो भी रूल और रेगुलेशन लाए जाएंगे वो लिखित रूप से लाए जाएंगे, और लिखित रूप से लाए जाने के लिए वो विधेयक के रूप में संसद का पास होना जरूरी था। लेकिन संसद तक विधेयक पहुंचने के लिए इतने हायरकी सिस्टम से होकर गुजरना था। अगर इस तरीक़े को देख लें, अगर हम एक इस तरीके से फ्रेमिंग बना लें, तो सबसे ऊपर यहाँ पे संसद हो जाएगा, उसके नीचे सचिव हो जाएगा, उसके नीचे सचिव परिषद हो जाएगा, उसके नीचे वायसराय हो जाएगा, और उसके नीचे
आप जानते हैं जो उसकी कार्यकारिणी परिषद है वो हो जाएगा। क्लियर? इतनी बातें समझ में आ रही होगी आपको। ये एक हायरार्की सिस्टम बन गया। अब इसका मतलब कि जो कंपनी है भारत में वो यहाँ पर आकर खड़ी होगी। अब इसको अपने निर्णय लेने के लिए इतने स्तरों से होकर गुजरना पड़ेगा। लेकिन ज़रा सोचिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत लॉर्ड क्लाइव ही भारत में सर्वे सर्वा था। अपने विवेक के अनुसार जो चीज़ें लागू करवाना था वो लागू करता था, जैसे चाहता था वैसे राजवाड़ों के साथ, भारतीय जनता के साथ वो व्यवहार करता था। किसी भी तरीके के कोई लिखित या किसी भी तरीके के विधेयक या कानून का उपयोग नहीं किया जाता था। यानी कि वो यहाँ पर भारत में शासन करने के लिए टॉप लेवल पे था। लेकिन अब इतने स्तरों से होकर यहाँ उसको क्या होना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना कुछ? तो यही 1858 के अधिनियम से अगर आप कह सकते हैं कि 1858 का वो अधिनियम था जिसे भारतीय इतिहास में, भारतीय संविधान के विकास में मैग्ना कार्टा का अधिनियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज के संविधान के निर्माण में जो संविधान सभाओं की जो सोच झलकती है वो कहीं न कहीं 1858 के अधिनियम से ही प्रारंभ होना चालू हो जाता है कि किसी भी व्यवस्था को चलाए रखने के लिए या उस पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए किस तरीके से हमको सिस्टम में चीज़ें लाई जानी चाहिए। इस वजह से इसको मैग्ना कार्टा का रूप दिया गया। अब देखिए, अब ये 1858 का अधिनियम हो गया। क्लियर? अब एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि भारतीयों की भूमिका क्या थी। अब आप पूछेंगे कि ये जो भारत सचिव था, ये भारत सचिव ऐसा नहीं था कि कोई भारतीय होता था, नहीं। भारत सचिव हमेशा कौन बनाया जाता था? अक्सर अंग्रेज ही रहते थे। और ये एक तरीके से क्या थे? ये कैबिनेट मंत्री था। ये कैबिनेट मंत्री था। और आप जानते हो कि कैबिनेट मंत्री का कितना बड़ा पावर होता है। प्रधानमंत्री तो नहीं है, लेकिन कैबिनेट मंत्री है। कैबिनेट मंत्री है जो भारतीयों के संदर्भ में सूचनाओं को देता रहता है। जैसे आप समझ लिए, आपके यहाँ मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद है। बहुत सारे मंत्रिमंडल में एक हेड मंत्री होता है जो अपने विभाग को संभालता था। उसी तरीके से अंग्रेज के मंत्रिमंडल में एक भारत सचिव होता था जिसका पूरा दायित्व भारत के प्रशासनिक कार्यों को देखना था। यानी कि पूरा भारत उसके लिए क्या था? विभाग एवं मंत्रालय था, जिसके संदर्भ में कानून बनाना और राय देना उसकी जिम्मेदारी बनती थी। और उसके अंतर्गत 15 सदस्यीय परिषद भी हुआ करती थी। क्लियर? ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यहाँ तक तो भारतीयों की कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन आगे चलकर भारतीयों के मन में ये जिज्ञासा हो रही थी कि भाई हमारे, ठीक है आप चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन जो आप नियम और कानून बना रहे हैं उसमें मेरी भी तो अहम भूमिका होनी चाहिए। मेरी भी अहम भूमिका होनी चाहिए। जो कानून बना रहे हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, मैं भी उस पर डिबेट कर सकूं, अपने अधिकार की बात तो मैं उसमें कर सकूं। ठीक है, आप हमेशा व्यवस्था अच्छी लाए जाने से अधिकारों को मिल जाना, अधिकारों को पूरी तरीके से मिल जाए, ये इंडिकेट नहीं करता है। अधिकार तब मिलता है व्यक्ति को जब उसको अपने अधिकार की मांग करने की पूरी इजाज़त हो। जब कोई व्यक्ति अपने अधिकारों की बात ही ना कर सके तो उसको अधिकार कैसा मिलेगा? यानी कि अपनी बात कहने की भी पूरी आज़ादी होनी चाहिए। आपने क्या लाया, जो भी लाया, हम इसका मतलब कि व्यवस्था में आप मेरे अधिकार की बात लाए तो ज़रूर हो, लेकिन ना मैं उससे कुछ कह सकूं, ना बोल सकूं, ना अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकूं, तो ऐसे अधिकार का क्या मतलब? ऐसे अधिकार का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। तो आगे चलकर इसी मुद्दे पर लेकर चर्चा होती है कि भारतीयों के द्वारा अपने अधिकार को मांगने के लिए आगे अधिनियम में क्या होता है, उस चीज़ पर हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। देखिए, इसके लिए आप देखिए आगे चलकर 1861 का अधिनियम आता है। अब मित्र थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। देखिए,
अगर आप 1861 का अधिनियम देखेंगे, 1861 का अधिनियम, उसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट है 1892 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1935 का अधिनियम। संविधान के विकास में मैंने सारी चीज़ें आपको पढ़ाया है, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर में ब्रिटिश शासन व्यवस्था में भारतीयों ने अपने अधिकारों की मांग करने के लिए क्या प्रयास कर रहे थे। आपको मैं बताऊँ 1861 के अधिनियम में, 1861 के अधिनियम में जो सदस्य होते थे, जैसे मान लेते हैं कि 1861 में केंद्र में केंद्रीय परिषद की स्थापना तो हो चुकी थी और प्रांत में विधान परिषद की भी स्थापना हो चुकी थी। अब जरा समझने की कोशिश करिएगा। 1861 में सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया गया था और विकेंद्रीकरण कहीं न कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था को दर्शाती है। तो केंद्रीय परिषद केंद्र में था, जिसका हेड कौन होता था? वायसराय, जिसको आप राष्ट्रपति से भी तुलना कर सकते हो इस समय। और विधान परिषद का यहाँ पे हेड कौन होता था? तो गवर्नर होता था। तो 1861 के अधिनियम में विधान परिषद की क्या लाई गई? व्यवस्था लाई गई और यहाँ पे केंद्रीय परिषद की व्यवस्था लाई गई। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि इस परिषद में जो सदस्य होते थे उसमें दो प्रकार के सदस्य होते थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक सदस्य सरकारी होते थे और एक सदस्य गैर सरकारी होते थे। गैर सरकारी होते थे। तो सरकारी और गैर सरकारी होते थे। गैर सरकारी को किसी भी तरीके से मतदान देने का अधिकार नहीं होता था और सरकारी सदस्य को मतदान देने का अधिकार होता था। अब ये सरकारी सदस्य ज़्यादातर किसके होते थे? जो परिषद, चाहे केंद्र परिषद हो चाहे विधान परिषद में, ये सरकारी सदस्य ज़्यादातर अंग्रेज होते थे और मतदान देने का भी अधिकार किसका था? अंग्रेजों का ही होता था। तो गैर सरकारी सदस्य के रूप में अगर भारत केंद्रीय परिषद और विधान परिषद में शामिल भी हो जाएं तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। जिसको प्रश्न पूछने का अधिकार न हो, जिसको मतदान देने का अधिकार न हो, ऐसे सदस्य को परिषद में शामिल करने से क्या लाभ? कुछ भी लाभ नहीं। लेकिन है अप्रत्यक्ष से लाभ ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें देखकर भी सीखी जाती है, सुनकर भी सीखी जाती है। पहले हम किसी चीज़ को देखें, सुने, समझें, तब तो हम अपनी बात कर सकें। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि उस समय भारत में रहने वाले जो सदस्य हैं उनके पास इतनी बुद्धि नहीं थी कि वो अपनी बातों को रख सकते थी, लेकिन अधिकार ही नहीं थे। लेकिन रहने के लिए ये जरूर था कि कुछ चीज़ें अपनी थी और कुछ चीज़ें अंग्रेज़ों की थी। निरंतर हम उसको सीखने का प्रयास करते रहें और उस पर एक विश्लेषण भी करते रहें। क्लियर? आगे चलकर मित्र ये 1892 में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन की व्यवस्था की गई। अब ध्यान से सुनिएगा, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन की व्यवस्था की गई। अब इसमें भी सरकारी सदस्य होते थे और गैर सरकारी सदस्य होते थे। लेकिन निर्वाचन के सदस्यों में कुछ सदस्य ऐसे होते थे, बहुत सारे ऐसे सदस्यों को क्या किया जाता था? निर्वाचन के साथ साथ बहुत सारे सदस्यों को मनोनीत किया जाता था। अब अंग्रेज जिसको मनोनीत करेंगे वो अंग्रेज ही तो मनोनीत करेंगे। और निर्वाचन के संदर्भ में जो प्रक्रिया थी वो भी काफ़ी ज़्यादा जटिल प्रक्रिया थी। निर्वाचन तो लाया गया लेकिन मनोनीत अंग्रेज करते थे। जैसे 1800 यहाँ पे देखेंगे तो सदस्यों की संख्या निर्वाचन और मनोनीत दोनों स्टार्ट होते, लेकिन अंग्रेज जब ज़्यादातर मनोनीत कर लेते थे, निर्वाचन कम होते थे और निर्वाचन की भी प्रक्रिया जटिल होती थी, तो ऐसे स्थिति में बहुमत किसके पक्ष में होता था? किसी भी विधेयक को बनाने के संदर्भ में तो बहुमत जिसके पक्ष में होता था वो किसके पक्ष में होता था? अंग्रेजों के ही पक्ष में होता था। और एक बात
यहाँ तक कह दिया गया कि अगर बहुमत के द्वारा जो निर्णय लिया जाए और वायसराय मानने के लिए विवश हो, ये भी जरूरी नहीं है। अगर वायसराय मान भी जाता है, वायसराय मान भी जाता है, तो ये बातें कहाँ जाएगी? सचिव के परिषद में जाएगी, सचिव के परिषद से सचिव के पास जाएगी, सचिव के पास फिर संसद के पास जाएगी। जब संसद अंतिम रूप से मोहर लगाएगा तभी चीज़ें विधेयक और कानून के रूप में बन पाएगी। आप समझ सकते हैं कि भारत के अधिकारों को लेकर कितनी ज़्यादा जटिल प्रक्रिया थी, कितनी ज़्यादा जटिल प्रक्रिया थी, कितने हायरकी के सिस्टम से होकर जाना पड़ता था। ये बात तो अलग है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया गया, लेकिन कानून पास करवाने की प्रक्रिया क्या थी? बहुत ज़्यादा जटिल थी। क्लियर? अब जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1895 में हो चुकी थी, तो 1892 में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन की व्यवस्था भी की गई। अब यहाँ पर जब मतदान करने का अधिकार हो गया, तो भारतीयों के द्वारा कुछ चीज़ें यहाँ पर लाई गई, जैसे ये प्रश्न पूछ सकते हैं, बजट पे बहस कर सकते हैं, लेकिन मतदान अब भी नहीं कर सकते हैं, अब भी नहीं कर सकते हैं। यही सदस्यों की संख्या पास कराने के लिए 1909 में आता है। लेकिन अब धीरे धीरे जो ये प्रोसेस आप देख रहे हो, सरकारी गैर सरकारी सदस्य, फिर मनोनीत और निर्वाचन का ये जो फंडा है, 1919 के आते आते बहुत ज़्यादा दबाव हो चुका था। और बहुत दबाव होने के लिए अंग्रेज़ों को ये विवश होना पड़ा कि हम भारतीयों के हित के संदर्भ में भी, उनके अधिकारों के संदर्भ में भी काफ़ी ज़्यादा कानून बनाया जा सके, क्योंकि इस दरमियान लगातार क्रांतिकारी और सामाजिक सुधारक जैसे आंदोलन चल रहे थे। 1857 की क्रांति के बाद धार्मिक सामाजिक सुधार के अलावा क्रांति और अन्य जैसे आंदोलनों का दबाव ब्रिटिश गवर्नमेंट पे पड़ने लगा, और दूसरी तरफ वैश्विक दबाव भी पड़ने लगा। इसलिए समय समय पर ये अपने कानून में उदारता लाते गए और दूसरी तरफ भारतीयों को अधिकार भी प्रदान करते गए। लेकिन ये बीच में भी अपनी षड्यंत्र रचते रहे, और वो सबसे बड़ा षड्यंत्र कौन था? सांप्रदायिकता का बीज, पृथककरण निर्वाचन, फूट डालो राज करो की नीति। और जब भारतीयों ने दबाव डाल लिया तो इन्होंने अपनी अगली चाल चल दी। अब इन्होंने आपसी एकता को कमज़ोर करना चालू कर दिया। क्लियर? अब देखिए आगे चलकर जब आप देखेंगे 1935 का जो अधिनियम है, ये वाला 1935, अब आप सोच रहे होंगे कि 1909 1919 का अधिनियम छोड़ रहे हैं। नहीं, छोड़ नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये प्रक्रिया आगे चलती रही, और उसमें इस प्रक्रिया जो चलती रही, दबाव बनता रहा, तो आप देखेंगे कि अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीयों को बहुत अधिकार दिया गया। जैसे आप देखेंगे 1909 के अधिनियम में क्या किया गया। 1909 के अधिनियम में देखेंगे बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार के साथ साथ अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी दे दिया गया, मतदान देने का भी अधिकार दे दिया गया। और 1909 के अधिनियम में अगर आप देखेंगे तो महिलाओं को भी मतदान देने का अधिकार दे दिया गया, और जो सीटों की संख्या थी, निर्वाचन की सीटों की संख्या, उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया गया, और मनोनीत सदस्यों की संख्या को क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया। क्लियर? ये सारे चीज़ कम होते गए, और आगे चलकर जाके देखेंगे कि 1935 के अधिनियम में जो भारतीय परिषद था, सचिव के लिए जो परिषद था, उसको इन्होंने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। क्लियर? और कहीं न कहीं भारतीयों को इतना दबाव डाल लिया कि वो अपने संविधान के निर्माण करने के लिए वो खुद का प्रयास करें। वो इतना ज़्यादा प्रेशर कर चुके थे, लेकिन वो इसलिए नहीं हो पाता था क्योंकि उस समय सांप्रदायिकता का भी बीज क्या हो रहा था? पौधे के रूप में बढ़ रहा था, जिससे कि एकजुटता नहीं हो पाई। और एट लास्ट में दबाव डालते डालते आप देखेंगे 1947 का अधिनियम लाया जाता है, और 1947 के अधिनियम में जो भारत का सचिव का पद था उसको भी समाप्त कर दिया जाता है। और 1947 के अधिनियम में आप देखेंगे
कि ब्रिटिश संसद के द्वारा ये घोषणा भी कर दी जाती है कि अब भारत लोग अपने ही संविधान का क्या करें, निर्माण करें संविधान सभाओं के द्वारा। लेकिन इनकी जो परिपक्वता थी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में नहीं आई थी। उनकी जो परिपक्वता थी वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1935 के अधिनियम तक उनकी परिपक्वता आती है। जो ये इतने समयों से सीखते आए तब जाकर भारत का इतना खूबसूरत संविधान का निर्माण हुआ था। अगर आप जरा इमेजिन करिए कि अगर एक कल्पना करिए कि अगर भारत संविधान निर्माताओं को संविधान के विकास की इतनी ज़्यादा प्रेरणा नहीं मिलती तो क्या वो 2 वर्ष 11 माह के अंदर क्या इतना विस्तृत और समन्वित संविधान का निर्माण कर पाते? नहीं कर पाते। तो कहीं न कहीं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में जो भारत का संविधान का निर्माण हुआ था उसके लिए पूरा प्लेटफॉर्म कहाँ से तैयार हुआ? संविधान के विकास से हुआ। इसलिए संविधान के विकास को पढ़ना मस्ट है। कोई चीज़ एक दिन में क्रांति नहीं लाती। क्रांति लाने के लिए उसके पीछे लंबे समयों का क्या होता है? तपस्या होती है, एक अच्छी सोच होती है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी था। जो संविधान का निर्माण हुआ तो ये जो तकनीकी थी, इस तकनीकी में आपको मैं क्या समझाना चाहता था? तकनीकी शब्द में आपको कौन कौन बातें ध्यान में रखनी है, अब जरा समझ लीजिए। पहला चीज़, संसदीय प्रणाली की व्यवस्था रेगुलेटरी एक्ट में आई, इसका क्या मतलब? दूसरा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसकी क्या भूमिका है? अगला कि जो भारत का सचिव है, भारत का सचिव और भारतीय सचिव का परिषद, इनकी क्या भूमिका है? और जो गवर्नर के कार्यकारिणी परिषद थी या केंद्रीय परिषद थी, इनकी क्या भूमिका है? और द्वैध शासन और उत्तरदायित्व शासन की आप क्या समझते हैं, ये भी बताने का प्रयास करेगा। दूसरा, जो केंद्रीय परिषद और विधान परिषद में जो सरकारी सदस्य और गैर सरकारी सदस्य थे, इससे आप क्या समझते हो? सरकारी सदस्य, गैर सरकारी सदस्य, इससे आप क्या समझते हो? और जो सदस्यों की संख्या थी, मनोनीत और निर्वाचन, ये कब लाई गई और इसका भारतीय संसद या भारतीय जनमानस पर कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, इसको भी आप बताने का प्रयास करिएगा। क्लियर? तो मुझे लगता है कि संविधान के विकास पर जो एक तकनीकी समझ होनी चाहिए वो आपकी विकसित हो गई होगी, निश्चित रूप से विकसित हुई होगी। लेकिन ये तभी देखिएगा जो इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था। अब सवाल रहा रिवीजन की, तो रिवीजन में मित्र आप पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं। लेकिन रिवीजन का मतलब आप एक चीज़ जान लीजिए, फटाफट मैं इसको 10 मिनट में रिवीजन भी करवा दे रहा हूँ। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि किस अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी कलकत्ता में और उसमें कितने सदस्य थे, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद किस एक्ट में लाया गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट में। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन रेगुलेटिंग एक्ट में लाया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन पिट्स एक्ट में लाया गया। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नौकर थे या सेवक थे, उनको भारतीय राजकोष से वेतन कब दिया गया, तो 1793 के एक्ट में। कब पहली बार भारत में लिखित तरीके से प्रशासन करने की व्यवस्था की गई, तो 1793 के एक्ट में। पहली बार वार्षिक रूप से 1 लाख शिक्षा का निवेश कब किया गया, 1813 के अधिनियम में। ईसाइयों को भारत में धर्म प्रचार करने के लिए कब लाया गया, तो 1813 के अधिनियम में। कंपनियों के द्वारा एकाधिकार व्यापार कब समाप्त किया गया, 1813 के अधिनियम में किया गया। क्लियर? चाय और चीनी को छोड़कर। इसके अलावा दास प्रथा का अंत किया जाना, विधि आयोग की स्थापना किया जाना और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाना, या सभी प्रांतों का एक केंद्रीकृत व्यवस्था स्थापित किया जाना, ये 1833 के अधिनियम में लाया गया था।
और किस चार्टर एक्ट में प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया गया और उच्च पदों के लिए आनुवंशिक पद को समाप्त कर दिया गया? तो 1853 में। कब भारत के गवर्नर जनरल के पद को वायसराय के रूप में तब्दील कर दिया? तो 1858 के अधिनियम में। कब सचिव का पद लाया गया? कब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त किया गया? 1858 में। 1858 के अधिनियम को मैग्ना कार्टा के भी नाम से जाना जाता है। वीटो पावर कब लाया गया? 1861 के अधिनियम में वीटो पावर को लाया गया। 1861 के नियम में अध्यादेश को लाया गया। 1861 के अधिनियम के तहत विभाग एवं मंत्रालय की स्थापना की गई। 1858 के अधिनियम के तहत केंद्र परिषद के साथ साथ विधान परिषद का भी गठन किए जाने लगा और 1861 के अधिनियम के तहत विकेंद्रीकृत व्यवस्था को भी लाया गया। 1892 के अधिनियम के तहत भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। 1892 के अधिनियम में अप्रत्यक्ष चुनाव कराए जाने की व्यवस्था की गई। 1909 के अधिनियम को मार्लियामेंटो के सुधार के नाम से जानते हैं। पहली बार पृथक निर्वाचन की बात 1909 के अधिनियम में की गई। बजट पर बहस करने के साथ साथ मतदान करने का भी अधिकार प्रदान किया गया। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। 1909 के अधिनियम में प्रांत में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। केंद्र में द्विसदनात्मक की व्यवस्था की गई। उत्तरदायित्व शासन की व्यवस्था को यहाँ पे लाया गया। इसके तहत लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में की गई। 1909 के अधिनियम में पृथक निर्वाचन का जो आधार क्षेत्र था उसको और बढ़ाया गया, जिसमें यूरोपीय ईसाइयों और सिखों और मुसलमानों को सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव कराए जाने की बात कही गई। 1935 के अधिनियम में जो भारत का सचिव परिषद था उसको समाप्त किया गया। 1935 के अधिनियम के तहत केंद्रीय, राज्य और अखिल भारतीय जैसे सेवाओं के आयोग की स्थापना की गई। आरबीआई बैंक की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसको समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन को लाया गया और प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था को स्थापित किया गया। 1935 के अधिनियम में केंद्र राज्य के बीच विषयों का क्या किया गया? बंटवारा किया गया। 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतीय चुनाव कराए जाने की भी व्यवस्था की गई। क्लियर? ये संविधान के विकास से इतने ज़्यादा फैक्ट बनते हैं। 1947 के अधिनियम में भारत का सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। 1947 के अधिनियम के तहत सीमा आयोग का गठन किया गया। पाकिस्तान और भारत का सीमा बनाया गया। 1947 के अधिनियम में 2 अधिराज्यों का गठन किया गया, पाकिस्तान और भारत डोमिनियन स्टेट के रूप में। 1947 के अधिनियम के तहत यह बताया गया कि जो संविधान सभा होगी वो संविधान के लागू करने तक एक विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी। और ये भी बताया गया जब तक संविधान लागू नहीं हो जाता है तब तक भारत में जो शासन व्यवस्था चलाई जाएगी वो 1935 के अधिनियम के तहत चलाई जाएगी। तो ये संविधान के विकास पर रिवीजन क्लासेज हो गया और ये संविधान के विकास पर तकनीकी क्लासेज हो गया। ठीक है, और इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाए थे। तो एक रिवीजन क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ऐसा मैं महसूस कर रहा था, इसलिए ये वीडियो आपके सामने मैंने लेकर आया। ठीक है, तकनीकी सब और बाकी संविधान के विकास को समझने के लिए मैंने जैसे पहले कहा कुछ आधुनिक भारत के भी इतिहास की समझ होनी चाहिए। जब आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में भारतीय संविधान के विकास की भी चर्चा होगी। क्लियर? तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। एक नए टॉपिक के साथ जल्द ही मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।